हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रिग्नार्ड का सेकेंड लेक्चर शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने ग्रिग्नार्ड के प्रिपरेशन पे बात की थी कि ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है और उसके कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। आपको याद होगा कि ग्रिग्नार्ड जो है वो पहले बेस की तरह काम करता है और फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल में भी वो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है और सब्स्टिट्यूशन देता है, और सब्स्टिट्यूशन में भी वो दो तरह के सब्स्टिट्यूशन देता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो टोटल 4 तरह के रिएक्शन थे, एक बेस का रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में 3 रिएक्शन है, एक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। इसमें से मैंने एक रिएक्शन आपको लास्ट टर्म पे बताया था और वो था कि ग्रिग्नार्ड कैसे बेस की तरह काम करता है। तो आज उसके आगे के रिएक्शंस देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इस चीज को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेक्चर 2 कहूंगा मैं इसको। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस given by Grignard's reagent। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो ग्रिग्नार्ड देता है हम यहां कवर करेंगे। आपको बताया था इसमें 2 बातें थी। पहली चीज थी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे, जो कि एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड वगैरह देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे। दूसरी चीज जो देखेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड देता है वो देखेंगे। इसमें भी 2 बातें हैं। पहली बात है, पहला रिएक्शन हो जाएगा ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको SN भी कहते हैं, एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और दूसरी चीज इसमें देखेंगे, इसको A कहिए, इसको B कहते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा चीज देखें। तो आज हमारे लेक्चर का इतना ही मकसद है कि ये तीनों तरह के रिएक्शंस हम देख लेंगे, और थर्ड लेक्चर यानी जो इस ग्रिग्नार्ड का लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम मेनली क्वेश्चंस पे जोर देंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने अच्छे तरीके से आप इन रिएक्शंस को समझेंगे, आपके लिए आगे ग्रिग्नार्ड को के क्वेश्चंस करना उतना ही इजी होगा। तो आइए पहले से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं जो ग्रिग्नार्ड देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड देता है। तो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स देते हैं, साइनाइड्स देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन देखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से कैसा रिएक्शन होता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन मैं यहां लिख रहा हूं HCHO, और साथ में है ग्रिग्नार्ड फर्स्ट स्टेप RMGX और सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या बनेगा? तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म इस रिएक्शन का यहां लिख रहा हूं। क्या मैकेनिज्म हो जाएगा समझिए। अब आपको पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड, आपको हर चीज सोच के करनी है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये चीज आपको मैंने लिख के दिया है कि कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो किस मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये ऐसे टूट जाया करता है। तो यहां पर क्या है, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बननी चाहिए HCO-RH, ऐसे बन गया। और ये जो मैग्नीशियम का जो काउंटर इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां पे चला जाएगा, इसके बाद
में ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। तो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन के बाद R माइनस यहां जुड़ जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी फ्री होगी उससे, है ना, मैग्नीशियम बगल में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब करेंगे आप, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ना, दो तरह की हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि हाइड्रो मींस वाटर और लिसिस मींस तोड़ना, तो वाटर को तोड़कर आप यहाँ ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है इस O माइनस के साथ H प्लस जुड़ जाएगा और OH जो है वो यहां जुड़ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, RCH2OH, ये आ जाएगा RCH2OH, ये चीज मिलेगी, प्लस MgOHX प्लस MgOHX, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपने सीखा कि, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने पे 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, साथ में MgOX मिल रहा है। Mg, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट RCH2OH प्लस MgOHX, ये मिल जाए। तो यहां हमने क्या सीखा कि फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हमको जो है 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये बात याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये मैकेनिज्म याद होना चाहिए। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि फॉर्मेल्डिहाइड on reaction with Grignard produces 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसी फेरिस्ट में जब मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस की बात कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे अभी फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन बताया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं बताने वाला हूं वो एल्डिहाइड का रिएक्शन देखते हैं कि एल्डिहाइड जब इसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही मैं सेकेंड रिएक्शन बताने जा रहा हूं आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही सेकेंड रिएक्शन बताने जा रहा हूं। सेकेंड रिएक्शन है कि बी, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कोई भी जनरल एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की बात अलग क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। वैसे एल्डिहाइड के साथ क्या रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड का, तो रिएक्शन है कि कोई भी अगर आप एल्डिहाइड ले लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, और उसको आप पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करते हैं RMgX, इसको डैश कर लीजिए ताकि ये और ये अल्काइल ग्रुप अलग अलग भी हो सकता है, और सेकंड इसकी हाइड्रोलिसिस करिए। ठीक है, क्या बनेगा, तो इसका अगर आप मैं मैकेनिज्म यहां पे लिखूं तो क्या आ जाएगा, फिर वही बात, एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, यानी आपको सर्च करना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल है कहां। तो आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है, R पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। जाहिर सी बात है ये यहाँ अटैक करेगा क्योंकि ये डेल्टा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट सेंटर है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, तो 5वां नहीं बना सकता। तो अगर 5वां बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ताकि कार्बन के बॉन्ड्स 4 के 4 ही रह जाएं। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म की अगर आप बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज जुड़ेगी, ये टूट जाएगा, आ जाएगा R-O -H। ठीक है, R-RH-O- और MgX यहां पे जुड़ जाएगा, ऐसे MgX यहां पे जुड़ जाएगा। अब होगा क्या, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का स्टेप है, तो हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे इसकी तो H3O+ से करेंगे। H3O+ से हाइड्रोलिसिस करने पे होगा ये कि यहां पर H जुड़ेगा और यहां पे OH जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, RCH R-OH प्लस MgOH। तो ये चीज आपकी मिल जाएगी। तो आपने देखा यहां पे कि अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन होगा तो आपको यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो आप इसका, ये तो खैर इसका मैकेनिज्म था, तो लास्टली आपको क्या मिला, RCH R-OH प्लस MgOHX, ये चीज मिलेगी आपको। तो हमने यहां क्या सीखा, हमने सीखा कि एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ Grignard's reagent produces 2 डिग्री अल्कोहल।
2 डिग्री अल्कोहल, ये सीखने को मिला। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि फॉर्मेल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करने पे। एल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस पे। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं। तीसरा रिएक्शन भी करते हैं। तीसरा रिएक्शन जो है वो कीटोन का होगा कि ग्रिग्नार्ड को अगर हम कीटोन से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो थर्ड रिएक्शन देखा जाए, थर्ड रिएक्शन है कीटोन से रिएक्शन। कीटोन से कैसा रिएक्शन होगा, एक कीटोन ले लीजिए आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, साथ में आपने क्या किया आर डैश MgX और H3O प्लस, ये किया आपने। ठीक है, आइए इसका मैकेनिज्म लिखते हैं फिर से, वैसे ही मैकेनिज्म लिखा जाए। मैकेनिज्म क्या होगा, RCO R डैश, इसको R डबल डैश कर लीजिए, R डबल डैश MgX। आपको याद होगा मैंने लिख के आपको समराइज किया था पिछले लेक्चर में कि कीटोन्स भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। तो ये मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है। ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये काउंटर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। आप जानते हैं कि कीटोन में ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। क्या बनेगा RCO माइनस और ये R डबल डैश यहां जुड़ जाएगा और ये R डैश पहले से है और ये जो MgX है ये काउंटर इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहां पे आ जाएगा। ठीक, अब होगा क्या, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करिए, आप जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O प्लस से, तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा RC R डैश R डबल डैश OH प्लस MgOHX। ठीक है, MgOHX जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो मैंने अभी भी सीखा कि कीटोन को अगर आप ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करेंगे फर्स्ट स्टेप में और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है ना, R डैश R डबल डैश प्लस MgOHX। तो यहां पे हम लोगों ने सीखा कीटोन ऑन रिएक्शन विथ Grignard reagent produces 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। ये थर्ड रिएक्शन इस फहरिस्त का हो जाएगा। अब चौथा रिएक्शन देखा जाए तो चौथा रिएक्शन में अब कार्बन डाइऑक्साइड से दिखाऊंगा, वो CO2 से रिएक्शन होने पे क्या होता है। ये भी बड़ा फेमस रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड का। और CO2 में भी C डबल बॉन्ड O होता है। तो जैसे कीटोन में यहां पर C डबल बॉन्ड O होने में OC और O के बीच में पोलैरिटी आ जाती है, वैसे ही यहां पे भी होगा, C डबल बॉन्ड O में पोलैरिटी होगी, तो सेम वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने की यहां पे भी संभावना होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं CO2 ले लेता हूं। मैं जानता हूं CO2 ऐसे लीनियर होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको जानबूझ के ऐसे बना रहा हूं ताकि बिल्कुल कीटोन जैसा दिखाई पड़े, आप बिल्कुल उसको है ना कीटोन वाले रिएक्शन की तरह देख सकें। अब मान लीजिए आपने ग्रिग्नार्ड लिया RMgX, ये फर्स्ट स्टेप है, और सेकेंड स्टेप में आप वाटर से हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या बनेगा। तो बहुत फेमस रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी आपको बहुत जगह काम आएगा। क्या मैकेनिज्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप ग्रिग्नार्ड यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड में ये न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, काउंटर इलेक्ट्रोफाइल मौजूद होता है, और CO2 में भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे सेंटर है C पे। ठीक है, तो ये जो R है ये यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा जैसे अब तक कीटोन्स में होता रहा है। क्या बन जाएगा, ये R जुड़ जाएगा, RCO माइनस डबल बॉन्ड O, और MgX बगल में जुड़ जाएगा, MgX प्लस, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे H और यहां OH जुड़ जाएगा। क्या मिलेगा आपको, RC डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, RC
डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस MgOH प्लस MgOH मिलेगा। ठीक है, तो आपने यहां पे देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने पे और हाइड्रोलिसिस करने पर चीजें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करके, है ना, आप इसको याद भी रख सकते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और साथ में MgOH बनेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ Grignard reagent produces carboxylic acid। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको 4 रिएक्शन बताए। एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ बताया, एक रिएक्शन दूसरा एल्डिहाइड के साथ ना 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब आइए फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं। अब फिफ्थ रिएक्शन क्या? फिफ्थ रिएक्शन ये कार्बन डाइऑक्साइड से जैसे रिएक्शन हुआ है वैसे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन? तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन में पॉइंट नंबर ई, SO2, बिल्कुल SO2 का रिएक्शन CO2 की तरह ही होगा, सेम लाइंस पे हो जाएगा। कैसे? जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप यहां पे लेते हैं SO2 में जानबूझ कैसे ले रहा हूं, यू ट्रीट इट विद ग्रिग्नार्ड RMgX और साथ में, है ना, H3O प्लस है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? इसका मैकेनिज्म होगा, फर्स्ट स्टेप S डबल बॉन्ड, सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर वही बात, सल्फर डाइऑक्साइड में भी पोलैरिटी आ जाएगी ऐसे, है ना, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है यहाँ पे। RMgX ग्रिग्नार्ड है, यहाँ पे RMgX है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसा हो जाएगा और MgX जो है वो इधर आके जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? R यहां जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा RS डबल बॉन्ड O माइनस और ये MgX प्लस इससे जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा MgX प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर H बनेगा और लगेगा और यहां पे OH लगेगा, तो आपका आ जाएगा RS डबल बॉन्ड OOH प्लस MgOH ये बनेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, RSO2H बन जाएगा, RSO2H बन गया। ठीक है, तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने पे क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा तो RSO2H प्लस MgOH बन जाएगा। ये हमारा रिएक्शन नंबर ई है। खैर ये रेयर रिएक्शन है, आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आना, कार्बन डाइऑक्साइड तक के रिएक्शंस तो आपको बड़े आराम से एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। अब ई, एफ रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन क्या? एफ, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, SO3 के साथ। तो SO3 का रिएक्शन भी SO2 की तरह ही होगा। SO3 ऐसे समझ लीजिए आप इसको, होता तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे 90 डिग्रीज पे बनाया है ताकि आपको समझ में आए। पहली चीज ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करिए, है ना, RMgX, और सेकंड चीज जो है इसकी हाइड्रोलिसिस। तो बार बार एक ही चीज मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये रिएक्शंस बैठ जाएं कि कैसे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा? सेम मैकेनिज्म होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पे डेल्टा नेगेटिव है ना, और डेल्टा यहां पॉजिटिव, सब पे डेल्टा नेगेटिव है। ऑफकोर्स कोई भी बॉन्ड टूट सकता है, हर बॉन्ड एक जैसा है। RMgX यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव वाला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, और ये चीज जो है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर देगी। तो क्या बनेगा? ऐसे लिख रहा हूं, RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O MgX, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O
माइनस और MgX प्लस, ऐसे हो जाए। अब यहां पर होता क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस करिए, H3O प्लस से ट्रीट करिए। ट्रीट करेंगे तो इधर H लग जाएगा, यहां पे H लग जाएगा और यहां OH लग जाएगा। क्या हो जाएगा, RSO3H। क्या हो जाएगा ये, RSO3H प्लस MgOHX। ठीक है, ऐसे हो जाएगा MgOHX। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पे, ये है ना एल्काइल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। तो ये चीज आपकी चेंज कर जाएगी, RSO3H प्लस MgOHX। इसको आप एल्काइल सल्फोनिक एसिड कह सकते हैं, सल्फोनिक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, एल्काइल सल्फोनिक एसिड कहा जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे SO3 जो है हमारा, SO3 है ना, ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, ऑन रिएक्शन विथ Grignard's reagent produces alkyl sulfonic acid। तो यहां पे हम लोगों ने लगभग 6 रिएक्शंस देखे हैं। यहां पे 6 रिएक्शंस हैं। एक बार मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन बताया, एक बार एल्डिहाइड के साथ बताया, कीटोन के साथ बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इतने रिएक्शंस जो है वो मोर देन सफिशिएंट हैं जानने के लिए कि ना ग्रिग्नार्ड कैसे रिएक्ट करता है, मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके अलावा कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो ना उतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर उन्हें जानना जरूरी है, नोटेबल रिएक्शंस हैं, तो मैं उनको नोट करके पढ़ा दे रहा हूं। नोट। अब अगली बात क्या, पहली चीज, ग्रिग्नार्ड जो है वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, 2 मोल ग्रिग्नार्ड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये 2 मोल ROMgX बन जाता है। और फिर आप जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इधर आप इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं इसको, HOH। ठीक है, तो ये ROH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ROH प्लस MgOHX बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन से ग्रिग्नार्ड बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए लैबोरेटरी में जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखते हैं उसको पूरा ऊपर तक भरते हैं। फुल बॉटल ही हमेशा रखी जाती है, क्योंकि अगर आप थोड़ी बॉटल छोड़ देंगे तो उसमें ऑक्सीजन चला जाएगा और थोड़ा बहुत मॉइस्चर की वजह से ये रिएक्शन होने लगेगा, ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करके अल्कोहल में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि ग्रिग्नार्ड को, यही रीजन है कि ये पूछा जाता है अक्सर कि क्यों ग्रिग्नार्ड को अप टू द ब्रिम रखते हैं हम, है ना, पूरे बॉटल को फुल क्यों रखते हैं। इसलिए फुल रखते हैं क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा भी छोड़ देंगे और इसमें हवा चली जाएगी तो ग्रिग्नार्ड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा और अल्कोहल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज द रीजन व्हाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज kept in bottles filled up to the brim, एकदम ऊपर तक, है ना। नहीं तो ये अगर खाली रह जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन होगा तो वो अल्कोहल से, ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। दूसरा रिएक्शन क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हैलोजेंस से भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हैलोजेंस से भी रिएक्ट करते हैं। तो ये आप जानते हैं इसमें टेंडेंसी होती है माइनस और प्लस के रूप में रिएक्ट करने की। तो क्लोरीन भी प्लस और माइनस में इफेक्टिवली टूट जाएगा, प्लस वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, माइनस वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा। क्या रिएक्शन आएगा, तो हैलोजेंस से भी ये रिएक्ट करते हैं, RCl प्लस MgClX। यहाँ X कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे मैं एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख रहा हूं। इसी तरह, है ना, आयोडीन, ब्रोमीन से भी रिएक्शन हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन प्रोड्यूसेस RBr प्लस MgBrX। ठीक है, MgBrX। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड, अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अगर आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो वो भी RI बनाएगा, RI प्लस MgI
X बनाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला जो रिएक्शन था ग्रिग्नार्ड का वो बेसिस के साथ था जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया, और इस लेक्चर में मैं पहला रिएक्शन बता चुका हूं आपको। ठीक है, पहला रिएक्शन क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ग्रिग्नार्ड कैसे देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ग्रिग्नार्ड देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन्स के साथ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। अब तीसरा रिएक्शन क्या है, हम लोगों ने एक रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड को बेस की तरह एक्ट करते देखा, उसकी पढ़ाई कर चुके हैं। दूसरे रिएक्शन में हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे देता है। अब जरूरत इस बात की है कि सीखा जाए कि ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देता है। ठीक है, तो आइए उसको शुरू करते हैं। तो थर्ड और आखिरी रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड का हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने पिछले लेक्चर में एक आपको पूरा चार्ट दिया था, ये बताया था कि कैसे, है ना, कौन कौन से रिएजेंट्स या रिएक्टेंट्स किस किस मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं, वो चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो अगर आपको याद रहेगी तो आपके लिए रिएक्शन करना बड़ा आसान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज क्या, थर्ड रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction by Grignard's reagent। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे ही मैंने बताया कि दो बातें होती हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीन लोग देंगे, पहला ईथर, दूसरा अल्कोहल दे सकते हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं ईथर, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड। अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन देते हैं, क्या कोई स्पेशल कंडीशन है, उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ईथर देते हैं, अल्कोहल देते हैं, एल्काइल हैलाइड देते हैं। ये मैं अभी डील करूंगा इसको एक एक करके। सेकेंड रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड देता है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जो रिएक्शन होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड, तो पहला क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH, दूसरा ईस्टर RCOOR क्या हो जाएगा, है ना, एसिड क्लोराइड RCOCl, अगला हो जाएगा एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड, वो हो जाएगा RCOOCOR ना, और लास्टली अमाइड्स भी देते हैं, अमाइड्स भी ये रिएक्शन देते हैं। अमाइड्स का रिएक्शन RCONH2। ये 5 लोग हो गए। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं इन पांचों, 3 ये और 5 ये, 8 तरह के रिएक्शंस आपको बताने जा रहा हूं 2 हेडिंग्स के अंतर में, और ये दोनों हेडिंग्स जो है एक हेडिंग के अंतर में है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कब देता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के चक्कर में वाले सेंटर पे ईथर, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड में देता है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स उससे रिएक्ट करते हैं। अब आइए एक एक करके इनको डील करने की कोशिश करते हैं। पहला ये उठाते हैं, ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, कार्बन, इसमें सबसे पहली चीज उठाते हैं ईथर। पहला ईथर की जहां तक बात है, ईथर मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि ईथर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, क्योंकि RO बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। देखिए क्या ROR' है, अगर आप इसको ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करेंगे R'-MgX, तो होना क्या चाहिए, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करना चाहिए और ये लीविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए रिएक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि RO- बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने
जीओसी पढ़ाते वक्त आपको बताया है, आरओ माइनस बहुत अच्छा बेस है क्योंकि अल्कोहल एक वीक एसिड है। अल्कोहल जो है, मैं समझाऊं आपको, अल्कोहल जो है वो एक वीक एसिड होता है, इसलिए इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ये वीक एसिड है, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, और जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मैंने ये आपको बताया है पहले, वो पुअर लीविंग ग्रुप होता है, वो आसानी से लीव नहीं करता। ठीक है, तो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ईथर्स जो है वो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ईथर्स जो है उनका जो लिविंग ग्रुप होता है वो आरओ माइनस होता है, और आरओ माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप है, वो आसानी से लीव नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे इस बात को लिख दे रहा हूं। क्या लिखूंगा? लिखूंगा कि ईथर्स डोंट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड्स reagent because RO minus is a poor लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के बारे में एक लेक्चर मैंने लिया है जीओसी में, ध्यान दीजिएगा, उसको जाके आप पढ़ लीजिए अगर आपको लिविंग ग्रुप नहीं समझ में आता। लिविंग एबिलिटी जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना बेस स्ट्रांग होगा ना उतना ही लिविंग ग्रुप पुअर होगा, यानी वो बहुत मुश्किल से लीव करेगा। ठीक है, ये बात हो गई, लेकिन इसमें एक कैच है, वो ईथर जो स्ट्रेन्ड होते हैं वो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो इस बात को मैं यहां पे ले जा रहा हूं, है ना, लेकिन क्या स्ट्रेन्ड ईथर, बट स्ट्रेन्ड ईथर्स रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, स्ट्रेन्ड ईथर्स किसे कहते हैं? तो स्ट्रेन्ड ईथर उसे कहते हैं जहां ईथर में तनाव हो, जैसे है ना, दो ही लोग इस कैटेगरी में आएंगे आपके, एक ऐसा ईथर जिसमें 3 मेंबर की रिंग हो, ये ईथर जो है स्ट्रेन्ड है। ऐसा स्ट्रेन्ड क्यों है? तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई, आपको पढ़ा होना चाहिए। ये इसलिए स्ट्रेन्ड है, मैं यहां फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां देखिए, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसका नेचुरल एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन यहां पर आपने 109 डिग्री 28 मिनट एंगल पे रहने वाले एंगल को मरोड़ के 60 डिग्री पे ले आए हैं। आप 60 डिग्री पे ले आए हैं और इसका रियल एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं लगभग, है ना, 49 डिग्री 28 मिनट्स आपने इसे मरोड़ा है, तो ये काफी स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन को हम इसके हाफ को एंगुलर स्ट्रेन कहते हैं। क्यों हाफ को एंगुलर स्ट्रेन कहते हैं वो पता चलेगा। तो मैं फिर भी, एंगुलर स्ट्रेन इस एंगल के प्रोपोर्शन होता है, एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए ये ईथर्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, और कोई भी अनस्टेबल चीज जो है वो रिएक्टिव होती है, आसानी से रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं इसलिए, है ना, ये काफी रिएक्टिव होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया कि आमतौर पर जो ईथर्स हैं वो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रेन्ड ईथर्स जो है वो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि स्ट्रेन की वजह से वो उनकी स्टेबिलिटी घट जाती है और इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। स्ट्रेन्ड ईथर में इसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहां भी काफी स्ट्रेन है। आपने ना 109 डिग्री 28 मिनट की जगह यहां पे आपने चीजों को मोड़कर 90 डिग्री पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ईथर्स जो है काफी स्ट्रेन्ड ईथर है, और ये दोनों ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे। अब ठीक है, तो देखते हैं कि एक स्ट्रेन्ड ईथर कैसे रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड से, इसको देखा जाए। तो अगर आप एक स्ट्रेन्ड ईथर ले लीजिए, ऐसे आपने एक स्ट्रेन्ड ईथर ले लिया और इसको आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करिए, RMgX फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप है H3O प्लस, होगा क्या, कैसे रिएक्ट करेगा? तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब होगा क्या, ये जो ईथर है ये अपने आप में पहले से ही तनाव में है, काफी इस तनाव में स्ट्रेन्ड है, और आप जानते हैं इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ईथर्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल की तलाश करनी होगी। ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, कौन सा कंपाउंड किस मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल्ड बातचीत की है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये काउंटर इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, कहीं भी अटैक कराई। चलिए मैं यहां अटैक कराता हूं। जैसे ही यहां आएगा तो आप जानिए कार्बन ने 1, 2
और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं। तो अगर एक 5वां बॉन्ड बन रहा है तो एक ना एक बॉन्ड तोड़ेंगे और यही बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलैरिटी वाला है, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बनेगा? बनेगा R CH2 CH2O माइनस, R CH2 CH2O माइनस, और ये MgX प्लस यहां आ जाएगा, MgX प्लस आ जाएगा। अब अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करने पे यहां H आएगा और यहां पे क्या आएगा? OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? R CH2 CH2OH प्लस MgOHX। तो बहुत ही क्लियर हुआ यहां पे क्या कि आमतौर पर देखिए, मैं फिर बताऊं आपको, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर ये रहे हैं कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं जो ग्रिग्नार्ड देता है, और उसमें हम लोगों ने पहली चीज कवर की कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ईथर रिएक्ट करता है। ईथर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में 3 लोग हैं जो ये रिएक्शन दे सकते हैं। आमतौर पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने वाले यही 3 लोग होते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने ईथर उठाया, मैंने कहा ईथर जो है वो स्ट्रेट चेन ईथर या नॉर्मल ईथर्स जो है वो ग्रिग्नार्ड से इसलिए नहीं रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनका जो RO माइनस है ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, इससे रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ ईथर्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत तनाव होता है, ये तनाव वाले ईथर्स अनस्टेबल होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो ये इस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो यहां पे आपको क्या मिला? यहां पे आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया, R CH2 CH2OH प्लस MgOHX बनेगा। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। अब नेक्स्ट चीज क्या? नेक्स्ट चीज देखते हैं कि अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है। अल्कोहल जो है वो कैसे रिएक्ट करता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो आइए अब देखते हैं कि अल्कोहल जो सेकंड चीज है वो कैसे रिएक्ट करती है ग्रिग्नार्ड के साथ। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ थोड़ा सा डिफरेंट केस है। आमतौर पे अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, आमतौर पे अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, पर यहां पे थोड़ा केस डिफरेंट हो जाएगा। क्या? तो अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करता है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, यानी ये खुद पहले बेस की तरह एक्ट करता है। ऐसा क्यों करता है इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे एसिड नहीं होगा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और ग्रिग्नार्ड जो है वो बेस की तरह काम करेगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाएगा। तो क्या बनेगा? RH बन जाएगा ये, सॉरी इसको R डैश लीजिए, R-H प्लस, और ये RO माइनस जो है वो इससे कंबाइन कर जाएगा, MgROX हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल का भी रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, बस इतना। तो ध्यान रखिए, अल्कोहल एसएन नहीं देता, भले ही एसएन और लोगों के साथ देता हो, पर ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस्ड रिएक्शन देता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियो एसएन के लिए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तो इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि ग्रिग्नार्ड का जो R माइनस है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो न्यूक्लियोफाइल से की तरह एक्ट करने से पहले ये बेस की तरह पहले अपने खोजता है कि क्या मैं बेस की तरह एक्ट कर सकता हूं। अगर कहीं मैं बेस की तरह एक्ट कर सकता हूं तो पहले मैं बेस की तरह एक्ट करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बेस हूं। अगर बेस की तरह एक्ट करने का मौका नहीं जब मिलता है, तब ग्रिग्नार्ड का R माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, अब अगली बात क्या? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड के साथ कैसा रिएक्शन होता है ये भी देखा जाए, एल्काइल हैलाइड के केस में क्या होगा। तो एल्काइल हैलाइड थर्ड चीज है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही 3 लोग हैं, मैंने ये चीज आपको बताई है। तो एल्काइल हैलाइड देखते हैं। अब एल्काइल हैलाइड के केस में क्या होगा? एल्काइल हैलाइड जैसा पता है कि ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो अगर आप एल्काइल हैलाइड लेंगे और इसको एक ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करेंगे, आपको पता है एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखिए, सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड बेस की तरह काम करना चाहेगा, पर यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो
ये यहां अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव पे। आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर की तलाश में रहता है, तो यहां अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप आएगा X माइनस के रूप। तो क्या बनेगा R डैश R प्लस ये जो X माइनस है ये MgX के साथ कंबाइन करके MgX2 बना देगा। ठीक है, MgX2 बना देगा। तो ये मुझे पता चला कि ग्रिग्नार्ड के साथ एल्काइल हैलाइड जो है वो बेसिकली जो एल्केन देता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने ये तीन चीजें तो पढ़ ली कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ईथर, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड देते हैं, अल्कोहल नहीं देता, एसिड बेस रिएक्शन। अब को पढ़ा जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, पहले इसको मैं जनरलाइज्ड बताऊंगा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है और फिर हम इसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो भी लोग जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते रहते हैं, उनका सबका एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, RCO और ये लीविंग ग्रुप, RCO और ये लीविंग ग्रुप, RCO और ये लीविंग ग्रुप, RCO और ये पूरा लीविंग ग्रुप, RCO और ये पूरा लिविंग ग्रुप। यानी आप एक जनरलाइज्ड तरीका निकाल सकते हैं इनके रिएक्शन का, क्या कि पहली चीज तो इनका जनरलाइज्ड रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, जनरलाइज्ड रिएक्शन। अगर RCO Lg है और ग्रिग्नार्ड इससे रिएक्ट कर रहा है, क्या होगा? R डैश MgX। तो मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं और फिर मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या मैकेनिज्म हो जाएगा? RCO Lg है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? R डैश MgX यहां पे नेगेटिव है और यहां पे क्या है? पॉजिटिव है। अब होगा क्या? आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, लेकिन खैर डायरेक्ट नहीं देता है, दो स्टेप में होता है। ये न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है ग्रिग्नार्ड और यहां पर ना ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो यहां क्या होगा? ये यहां अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या होगा? ये बन जाएगा RCO माइनस R डैश Lg। मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां लीविंग ग्रुप पढ़ाया था, वहां मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वहां जाके पढ़िए कि लीविंग ग्रुप्स के बारे में जहां मैंने बताया। लीविंग ग्रुप्स के मैंने बताया था कि आमतौर पे लीविंग ग्रुप्स एक्सटर्नल अटैक से सारे लीविंग ग्रुप लीव नहीं करते हैं, लेकिन अगर इंटरनल कोई चीज अटैक कर दे तो कोई भी लीविंग ग्रुप होगा वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इंटरनल अटैक होगा, फिर से ये चीज पाई बॉन्ड बनाएगी और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, ये बन जाएगा। तो क्या बना यहां पे? तो इफेक्टिवली कीटोन बन गया यहां पे, ऑफ कोर्स है ना यहां पे। और ये जो लीविंग ग्रुप यहां से लीव किया Lg माइनस, वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और ये बनेगा MgLgX। ठीक है, तो यहां पे जो है क्या मिला? आपने यहां पे देखा, यहां पे हमें मिला RCO R डैश प्लस MgLgX, ये बनेगा। ठीक है, MgLgX बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको, ठीक है, ये चीजें दो स्टेप में हुई। स्टेप नंबर 1 है ये और ये स्टेप नंबर 2 है, मैं समझता हूं। पर शॉर्टकट क्या है? आज के बाद आप ऐसे करेंगे, ये जो नेगेटिव है इसको यहां भेजिए और ये बॉन्ड टूटे, फिर ये बॉन्ड बने और तब ये जाए, इसको डायरेक्ट भेज दीजिए। ये करना है आपको। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, R इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जनरलाइज्ड रिएक्शन बता दिया कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे
है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरलाइज्ड वे में कैसे होता है। अब आइए इसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स एक एक करके कर लेते हैं और उनके डिटेल में चलते हैं। इससे क्या होगा और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। हर स्पेसिफिक एग्जांपल भी आप अगर सीख जाएंगे तो लगभग आप रिग्नार्ड के सारे रिएक्शंस करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला केस क्या हो जाएगा। फर्स्ट केस मुझे लगता है फर्स्ट केस है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट केस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए, फर्स्ट केस ए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का केस थोड़ा डिफरेंट भी है। क्यों डिफरेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH। ठीक है, और अगर मैं इसको ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करता हूं R-MgX, तो याद रखिए यहां पर तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था। ठीक है, होना चाहिए था क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है और आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड को अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना हो और बेस की तरह, तो सबसे पहले वो बेस की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करे। ठीक है, अगर यहां एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे ईस्टर के केस में नहीं होगा, ईस्टर में यहां R लग जाएगा तो वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन यहां पर क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये जो ग्रिग्नार्ड का न्यूक्लियोफाइल है ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को पिक कर लेगा। ठीक है, पिक कर लेगा, तो ये हो जाएगा RH R-H प्लस बन जाएगा। ठीक है, और यहां क्या बन जाएगा RCOO-MgX प्लस। ठीक है, ये बन जाएगा RCOO-MgX प्लस, ये बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना होके, है ना, एसिड बेस रिएक्शन होगा। हाँ, मैं यहां पे एक एक्स्ट्रा बात आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने इसको फर्दर किसी ग्रिग्नार्ड से ट्रीट किया, ठीक है, अगर आपने इसको फर्दर किसी ग्रिग्नार्ड से ट्रीट किया R-MgX, तो क्या होगा, तब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। पहले ये एसिड टूटेगा और ये MgX प्लस यहां ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा RCO-MgX प्लस, और यहां क्या हो जाएगा O- और MgX प्लस, ये बनेगा। और ये चीज जो है ना, ध्यान दीजिएगा, MgO अलग हो जाएगा एक कंपाउंड, MgX2 अलग हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये R- भी है, ये मैंने जोड़ा नहीं यहां पर R-, और ये जो अंतिम O बचेगा इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो याद रखिए अगर एक्सेस आप यूज करेंगे तो आपको कीटोन मिलेगा RC डबल बॉन्ड O R-, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O R- प्लस MgX2 प्लस MgO ये मिल जाएगा। ठीक है, और याद रखिए कीटोन है ना, ये फर्दर ना किसी ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि कीटोन के रिएक्शंस मैंने आपको, है ना, पहले इससे पहले पढ़ाए हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आमतौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट स्टेप में तो, है ना, एसिड रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। लेकिन अगर आप उस रिएक्शन को एक्सटेंड करेंगे तो फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसा कुछ होगा, और फिर है MgX2 और MgO अलग हो जाएगा और आपको कीटोन मिल जाएगा। ये एक रिएक्शन हो गया। तो हम लोगों ने यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी कवर कर लिया। ठीक है, अब आगे के रिएक्शंस बिल्कुल एक ही तर्ज पे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। एक लाइन का क्वेश्चन होगा, ईस्टर कैसे रिएक्ट करेगा, तो मैं यहां पे इनको लिस्ट कर रहा हूं। ईस्टर के साथ क्या होगा, ईस्टर के साथ जस्ट जो मैंने यहां जनरलाइज्ड बताया है वही होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो आज के बाद आप ईस्टर के साथ डायरेक्ट रिएक्शंस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड बेस होता है क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, किसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जैसे ईस्टर। अब ईस्टर के साथ क्या होगा समझिए, अगर मान लीजिए कोई ईस्टर है RCOO R- और इससे ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करता है R-MgX, तो आप जानते हैं ईस्टर है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में ग्रिग्नार्ड की एक लिस्ट दी है जहां हर कंपाउंड किस मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है, इसके बारे में मैंने डिटेल बातचीत की है। तो आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ईस्टर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। और मैंने अभी अभी जनरलाइज्ड मैकेनिज्म बताया ही है कि यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है। ये डेल्टा नेगेटिव जो है वो जैसे यहां आएगा ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, इसको डबल डैश ले लीजिए, R डबल डैश, तो ये बन जाएगा
C डबल बॉन्ड O R डबल डैश प्लस MgR डैश O माइनस MgR डैश O माइनस X माइनस, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ईस्टर जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेगा तो आपको कीटोन मिलेगा। यहां पे जो है आपको कीटोन मिल रहा है। ठीक है, और अगर इसको फर्दर आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे तो एक और जुड़ जाएगा, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद है ना एक्सेस अगर यूज करेंगे तो ये आपने पढ़ा भी था, मैंने आज ही के लेक्चर में बताया कि कीटोन जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, कीटोन जब रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड से तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो अभी मैंने 1 मोल लिया है, एक स्टेप में ये बनेगा, अगले स्टेप में ये फिर फर्दर ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कर सकता है। कीटोन से रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं इस लेक्चर में। तीसरी चीज क्या, अब तीसरी चीज यहां पे क्या है देखा जाए तो तीसरा रिएक्शन जो है ईस्टर तो हो गया, अगला जो है एसिड क्लोराइड देखते हैं। ठीक है, RCOCl। तो अगर RCOCl देखा जाए एसिड क्लोराइड की अगर बात की जाए तो सेम इसी तर्ज पर रिएक्शन हो जाएगा। RCO R डैश MgX, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है एसिड क्लोराइड, मैंने पढ़ाया है आपको, और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आएगा और लिविंग ग्रुप चला जाएगा। क्या बन जाएगा, बिल्कुल ऊपर वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, RCO R डैश बनेगा, और प्लस Mg, ये जो Cl माइनस है और X है, ये आ जाएगा आपका MgClX, ये बन जाएगा। यहां पे भी आपका कीटोन बना, और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर ग्रिग्नार्ड एक्सेस में होगा तो ये कीटोन से फर्दर रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने है ना यहां पे एसिड क्लोराइड भी कवर कर लिया। अब एनहाइड्राइड की बात करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कैसे रिएक्ट करता है। तो तीसरा रिएक्शन यही हो जाएगा, चौथा रिएक्शन हो जाएगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो D एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्या होगा, मान लीजिए कोई एसिड एनहाइड्राइड है RCOO R डैश, ठीक है, और यहां पर अगर मान लीजिए ग्रिग्नार्ड आपने लिया है R डबल डैश MgX, ठीक है, तो होगा क्या, आप जानते हैं कि एसिड क्लोराइड भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ये रहा न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन दोनों में से कहीं भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं। अगर ये यहां अटैक करेगा तो ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा, और अगर ये यहां अटैक करेगा तो ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, कोई भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, यहां पे आगे चल के मैं बताऊंगा कि अच्छा लीविंग ग्रुप जो होगा वो पहले लीव करेगा। खैर अभी फिलहाल आप किसी को भी हटा सकते हैं यहां पे, तो मैं ये वाला केस ले रहा हूं कि मान लीजिए R डैश जो है वो यहां अटैक कर रहा है और ये चीज यहां पे लीव कर जा रही है, तो ये R डैश आकर यहीं जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O R डबल डैश, C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है, और यहां क्या बनेगा, ये जो MgX प्लस है वो RCOO माइनस से जुड़ जाएगा, और यहां पे आपको क्या मिलेगा, Mg RCOO और साथ में क्या मिल जाएगा आपको X। ठीक है, तो यहां पे भी इस एनहाइड्राइड के रिएक्शन में भी ग्रिग्नार्ड के साथ आपको कीटोन मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका एनहाइड्राइड के साथ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीख लिया। और आखिरी चीज अमाइड के साथ भी कर सकते हैं। अमाइड के साथ कैसा रिएक्शन होगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अमाइड्स जो हैं वो भी बिल्कुल इसी तर्ज पर रिएक्ट करेंगे। RCO NH2 R डैश MgX, ये अमाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस Mg NH2X। ठीक है, Mg ये जो Mg है और साथ में NH2 और X जुड़ जाएगा, तो यहां पे भी आपका कीटोन बना। तो मैं कह सकता हूं कि ये सारे लोग जो है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर रिएक्ट किए हैं वो सब, ये चारों तो फर्स्ट स्टेप
कीटोन बना देंगे। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड अभी हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, लेकिन सेकेंड स्टेप में इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग जो है सारे रिएक्शंस और थ्योरी इस चैप्टर की खत्म हो गई है। अब क्वेश्चंस करना है। मैं आपको फिर हल्का सा याद दिलाऊं कि ग्रिग्नार्ड जो है वो बेस की तरह काम करता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया। इस लेक्चर में मैंने बताया कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है कीटोन, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और नाइट्राइल्स के साथ। फिर मैंने ये भी बताया अभी इस लेक्चर में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ईथर, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड के साथ, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड और अमाइड के साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज ग्रिग्नार्ड की थ्योरी तो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे तो ग्रिग्नार्ड के ऊपर कम से कम मैं आपको 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा, और वो हर वैरायटी के क्वेश्चन उसमें कवर होंगे। उसको करने के बाद आप ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।